नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 के लिए रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की कक्षा प्राइमरी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ही है केवल। और आज के टॉपिक में हम घड़ी और कैलेंडर से बात करेंगे। यहाँ से आपको पीआरटी में प्रश्न पूछे गए हैं रीजनिंग में, तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना ज़रूरी है। और साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज हमने जो है आपको एकलव्य सीरीज़ के अंतर्गत हमने आपको विश्व भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे, जो कि एनसीईआरटी पर ही आधारित है और सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, पीआरटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टीआरई 1 में आप देखेंगे तो प्रश्न पूछे गए हैं। टीआरई 1 में दोनों पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा अक्षांश वगैरह से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, कर्क रेखा से प्रश्न पूछे जाते हैं, मकर रेखा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में आप जितना कवर कर पाएँ करिए, और बहुत ज़्यादा उसके लिए लोड लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। और अगर आप चाहते कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए तो आप जो है 25-30 रुपये का मैप आता है, वर्ल्ड मैप ले लीजिए एक फिजिकल वाला, जिसमें आपको सारे जो है पहाड़, महत्वपूर्ण पहाड़ वगैरह वहाँ पे दिख जाएंगे। तो आप वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए, दीवार पे लगा लीजिए जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं। साथ में आप इंडिया का फिजिकल मैप ले लीजिए, उससे चीज़ों को समझने में आपको आसानी रहेगी। और जब आप डेली देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। और हमने आपको लाइव क्लासेस में ये सब चीज़ें बताई भी हैं। और आप 7th एनसीईआरटी भी जब देखेंगे, 6 और 7th एनसीईआरटी भी जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ मैप्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में, और उन मैप्स में आपको पूरे वर्ल्ड का मैप दिया गया है। वहाँ पे हमने आपको पढ़ाते समय भी बताया था सुपीरियर झील से प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। और ध्यान रखिए, बीपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है, और इस चीज़ को आप समझिए, बीपीएससी कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता। पिछली बार पीजीटी के सवाल उठा के रख दिए थे, पीजीटी भूगोल के सवाल रख दिए थे पीआरटी में 15 मार्च में। अब अगली बार क्या करेगा, तो इसलिए हमें जो है अपने तरीके से पूरी तैयारी करके जानी है परीक्षा की। अभी आप थोड़ा परेशान होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में जब ये प्रश्न आएंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। बाकी हम इन्हीं टॉपिक्स को जो आज हमने कराया है उनको हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको क्विज़ में करा देंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। और आपको जो है वो उतनी चीज़ें महत्वपूर्ण, जितनी महत्वपूर्ण रहेंगी उतनी हम आपको क्विज़ में करा देंगे, तो वहाँ से आपको आसान हो जाएगा। अब आते हैं टॉपिक पर। और जो अभ्यर्थी नए जुड़े हुए हैं उनके लिए बता दें कि हमने पीआरटी मैथ और रीजनिंग के ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस ली हैं। तो पीआरटी मैथ और रीजनिंग की क्लासेस ली हैं, प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, तो आप उन्हें देख लीजिएगा, लिंक में दे दिया जाएगा, और उसी में ही ये क्लास भी ऐड हो जाएगी। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको एकलव्य सीरीज़ का नेक्स्ट क्लास आपको कल मॉर्निंग में मिलेगा। अब आते हैं घड़ी एवं कैलेंडर। सबसे पहले हम घड़ी टॉपिक को समझते हैं। घड़ी से आपसे प्रश्न पूछा गया था, और यहाँ आपको पहले बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे घंटे की सुई होती है, आवर का जो सुई होता है, तो उसकी बात करें, एक सर्किल पूरा करने में यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ऐसे से चला, एक कंप्लीट करने में, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, एक पूरा चक्कर लगाने में, एक जिसको विस्थापन बोलते हैं, तो 360 डिग्री जाता है ये। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री है, जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ से फिर ऊपर यहाँ तक पहुँचेगा तो इसका मतलब 180 इधर, 180 इधर, तो कुल मिला के 360 डिग्री। लेकिन कब, जब ये 12 घंटे, 6 घंटे इधर, 6 घंटे इधर, यानी कि 1 घंटे की जो सुई होती है 12 घंटे में 360 डिग्री का विस्थापन करती है। यहाँ से स्टार्ट किया, फिर से समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 6 घंटे हो गए, फिर यहाँ से यहाँ तक 6 घंटे हो गए, 12 घंटे, यानी 12 घंटे में कुल यहाँ तक अगर हम आएंगे तो 180 है, इधर भी आएंगे तो 180 है, तो 360 मिनट डिग्री कुल जो है 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री विस्थापन होता है। अब इसको हम 1 घंटे का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 घंटे का निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो 1 घंटे में 30 डिग्री विस्थापन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, नीचे का आपको नहीं ध्यान रखना है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री विस्थापन होता है, इसको हम फार्मूले में प्रयोग करेंगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे में जो सुई होती है, घंटे वाली सुई 30 डिग्री का विस्थापन करती है। फिर हम मिनट की सुई की बात करें, तो मिनट की सुई जब चलती है तो 1 राउंड पूरा करती है, तो उसको हम बोलते हैं कि 60 मिनट हो गए। 60 मिनट हो गए जब 1 राउंड पूरा करती है, एक सर्किल को कंप्लीट करती है, तो हम बोलते हैं कि 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री विस्थापन के लिए मिनट की सुई 60 मिनट लेती है। यहाँ पे जब 30 मिनट है तो 180 डिग्री है, इधर 30 मिनट और भी हो जाएगा तो इधर भी 180, यानी 360 डिग्री पहुँचने के लिए इसको 60 मिनट कवर करना पड़ेगा, 30 मिनट इधर और 30 मिनट इधर। तो इसी प्रकार 60 मिनट बराबर 360 डिग्री हो गया, और 1 मिनट का मान 6 हो गया। तो 1 मिनट में जो है मिनट वाली सुई जो 6 डिग्री का विस्थापन करती है। हम इन 2 फार्मूलों का प्रयोग करेंगे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितना जो है विस्थापन करती है, आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा हम आगे डिस्कस करेंगे। 1 घंटे में 30 मिनट, 30 डिग्री,
और 1 मिनट में 6 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, इसी का हम प्रयोग करेंगे फार्मूले में। अब प्रश्न आता है आपसे कि दो सुइयों के मध्य का कोण कितना होता है। तो दो सुइयों के मध्य एंगल कितना बनता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है h/30 + m/2, और ये जो है अंतर होता है, जिसको हम माइनस भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ वैल्यू इधर भी बड़ी हो सकती है, इधर भी बड़ी छोटी हो सकती है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो h/30, h माने घंटा होता है, आवर के लिए हमने h ये प्रयोग किया है, तो h को हम 30 से मल्टीप्लाई किए हैं। क्यों 30 से मल्टीप्लाई किए? क्योंकि 30 डिग्री का जो विस्थापन होता है 1 घंटे में, प्लस m/2, फार्मूले में हम m/2 करेंगे। m क्या है? तो m मिनट के लिए, तो m/2, और फिर ये डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है? कई बार ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है, कई बार ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो जो भी बड़ी होगी उससे हम माइनस कर देंगे। माइनस प्लस से हमें नहीं लेना देना यहाँ पे, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसी से हम जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो और m/6, और 6 क्यों है? क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। तो आपका कुल फार्मूला बन गया 30h। इसको हम 30h भी कर सकते हैं, या ऐसे ही रहने दीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा समझने के लिए अभी। तो h/30 + m/2, डिफरेंस, ये डिफरेंस का साइन हो गया, और m/6, ये फार्मूला होता है दो सुइयों के मध्य कोण निकालने के लिए। दो सुइयों के मध्य कोण निकालने के लिए आइए प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न आपसे कि 2:20 हो रहा है, तो घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया कि 2:20 पर घंटे और मिनट के सुइयों के मध्य में कोण कितना बनेगा। अब आप यहाँ पे 2 घंटा 20 मिनट है, तो ये h है, h मतलब घंटा है, और मिनट m है, तो h मान लिया हमने, m मान लिया। फार्मूला हमने क्या रखा है? h/30 + m/2, डिफरेंस m/6। तो अब यहाँ पे h का मान हमने 2 रख दिया है, h का मान 2 रख दिया, तो 2 × 30 हो गया फार्मूले के साथ में, और m का मान 20 है, तो m का मान 20 है, तो यहाँ पे 20/2 हो गया, और डिफरेंस में m का मान फिर से 20, तो 20 × 6, और इसको हमने सॉल्व किया तो 2 30 दूनी 60 हो गया, प्लस ये 10 70 हो गया, और डिफरेंस 120। तो हमें जो है 70 डिफरेंस 120 मिला है। तो हम यहाँ पे कुल मिला के डिग्री पता करना है, तो डिग्री माइनस प्लस से नहीं मतलब होता है, तो यहाँ पे जो है कुल मिला के 50 डिग्री। 120 में से 70 को घटा दीजिए, चाहे छोटे से बड़े को, बड़े से छोटे को, यहाँ पे डिफरेंस ही लिया जाता है, तो उसमें कोई वो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 120 में से 70 माइनस कर दिए, 50 डिग्री। माइनस प्लस में यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, माइनस में भी आएगा तो भी प्लस में ही माना जाएगा। तो 50 डिग्री हो गया, तो 50 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दो सुइयों के मध्य जो है 2:20 हो रहे हैं, तो घंटे और मिनट की जो दोनों सुइयां हैं उनके मध्य कोण कितना बनेगा, तो आप इस फार्मूले से जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो 50 डिग्री का कोण बनेगा। अब आगे आने वाले प्रश्नों को समझते हैं। अब आपसे ऐसे ही प्रश्न दे दे कि 5:10 हो रहे हैं, 5:10 हो रहे हैं, अब जो है घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण कितना बनेगा, तो वही फार्मूला फिर से लगाएंगे हम। तो h/30 हो जाएगा, h + m/2, और डिफरेंस m/6। ये फार्मूला आपको याद रखना है, और कोई उपाय नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। और चूंकि आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है अगली बार इसको प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए आपको जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वही से आपको समझाया जा रहा है। अब आते हैं यहाँ पे h का मान कितना है, तो h का मान 5 है, मिनट का मान 10 है, तो 5 × 30 + 10/2, डिफरेंस में 10 × 6, और इसको हमने सॉल्व किया तो 155 - 60, और कुल मिला के हमारा आ गया 95 डिग्री। तो दोनों सुइयों के मध्य जो है 5:10 पे 95 डिग्री का कोण बन रहा है। अब आते हैं अगला प्रश्न, 8:30 हो रहे हैं, तो घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितना कोण बन रहा होगा, तो 8 × 30 + 30/2, 30 × 6, यहाँ हमने वैल्यू रख दी, तो 255 में से 180 गया, 75 डिग्री का कोण बनेगा। सेम फार्मूले का हमने प्रयोग किया जो यहाँ पे किया है, उसी फार्मूले का प्रयोग यहाँ पे हमने किया, वैल्यू रख दिया है, h का मान 8, m का मान 30, आंसर आपका 75 डिग्री आ जाएगा। अब आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि दो सुइयों के मध्य बनने वाला सबसे बड़ा कोण 180 डिग्री हो सकता है, तो 180 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा 180 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। और जब भी आपका आंसर, मान लीजिए आपने दो जो है घंटे और मिनट के सुई के बीच में कोण निकाला, और कोण आपका 180 से ज़्यादा आ गया। 180 से जब ज़्यादा आ जाएगा तो उसको हम 360 से माइनस कर देंगे। 360 से माइनस कर देने पे हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 180 सबसे बड़ा कोण होता है, उससे बड़ा कोण बन ही नहीं सकता। आप खुद सोचिए, ये जो है मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई हो गई। अब ये मैक्सिमम कोण कितना बनाएगा, 180 तो बना सकता है, इससे बड़ा कोण तो बन नहीं सकता। आप चाहे इधर ले जाइए, चाहे इधर ले जाइए, जो है इधर जाएगा तो भी छोटा हो जाएगा, इधर जाएगा तो भी छोटा हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो एंगल बन सकता है दो सुइयों के मध्य 180 डिग्री बन सकता है। 180 डिग्री से जब बड़ा होगा तो हम 360 से माइनस कर देंगे। आइए प्रश्न को देखते हैं। 11:20 दिया गया है, बोला जा रहा है कि आपको जो है
दोनों सुइयों के मध्य बनने वाले कोण को बताना है कितना होगा। तो एच और एम, एच का मान 11 है, एम का मान 20 है, एच गुणे 30 प्लस एम बाई 2, डिफरेंस में एम इंटू 6 और 11 गुणे 30 प्लस 20/2, डिफरेंस में 20 गुणे 6, ये हो गया 330 प्लस 10 और डिफरेंस में 120। तो 340 में से 120 को माइनस किए तो 240 डिग्री। अब चूंकि 240 डिग्री तो 180 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, कोण की सीमा को मेंटेन करने के लिए, चूंकि कोण 180 से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो हम 360 में से 240 को माइनस कर देंगे। जब हम 360 में से 240 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 120 आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए। 180 मैक्सिमम कितना हो सकता है, 180 डिग्री ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 181 भी आएगा तो भी हमें 360 से माइनस करना पड़ेगा। ये चीज़, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और साथ में अगर आपने पहली बार ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को 2-4 बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा ऐसे प्रश्नों को, आपको आसानी से धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बाकी जिन लोगों ने इन टॉपिक्स को पहले से पढ़ा है, कवर किया है, तो उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस फार्मूले का प्रयोग हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब आते हैं 10:10 हो रहा है। अब यहाँ पे आपको जो है घंटे और सुई, मिनट की सुई के बीच में कोण बताना है। तो एच का मान 10 है, एम का मान 10 है, हमने वैल्यू रख दिया और सॉल्व करने पे हमारा 305 माइनस 60 245 आए। फिर से 245 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 360 में से 245 माइनस कर देंगे, 115 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं आते हैं अतिव्यापन पर। अतिव्यापन क्या होता है, तो अतिव्यापन का मतलब होता है कि जब दोनों सुइयां ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका 0 डिग्री का कोण या 0 डिग्री का अतिव्यापन। तो 0 डिग्री का अतिव्यापन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये देखिए, अब जैसे ये घड़ी है, अब घड़ी में क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ये 3 बज रहे हैं, ये 12 है, ये 6 है और ये 9 है। अब मान लीजिए ये हमारा जो है घंटे की सुई है और कुछ ऐसा टाइम हो रहा है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं। कुछ ऐसा टाइम हो रहा है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ गई, इसका मतलब जो है मिनट और जो घंटे की सुई है दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितना कोण बन रहा है। तो आप कहेंगे कुछ नहीं बन रहा है, इसका मतलब 0 डिग्री बन रहा है। तो 0 डिग्री का जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं 0 डिग्री का अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। और यहीं से आपको प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, पीआरटी में, याद आया होगा आपको। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं तो ये देखते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी 3 पे एग्जैक्टली नहीं बनेगा, क्योंकि जब 3:16-17 के आसपास होगा तब दोनों जो सुइयां हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, 0 डिग्री का उनके अंदर कोण बनेगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। और ये जो है 3:15 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो घंटे की सुई 3:15 पर जब पहुंच रही होगी तो 3 से थोड़ा नीचे होगी, तो इसलिए एग्जैक्टली 3 पे नहीं बनेगा, 3 से थोड़ा नीचे आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं प्रश्न को समझते हैं। 0 डिग्री का कोण और 0 डिग्री का अतिव्यापन आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो हमने आपको पहला फार्मूला बताया है। यहाँ पे लास्ट में 0 डिग्री लिख कर देना है, h/30 प्लस m/2, और ये डिफरेंस हो गया m/6 और ये 0 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे 0 डिग्री का मान रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री के कोण की बात की जा रही है। तो जब 0 डिग्री के कोण की बात की जाएगी या बोला जाएगा दोनों सुइयाँ घड़ी और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे पर हैं, तब वहाँ हम 0 डिग्री का प्रयोग करेंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो और इसके अलावा आप दूसरा फार्मूला क्या लगा सकते हैं, अगर ऐसा प्रश्न है जैसे आपको पीआरटी में पूछा गया था कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है, तो उनके बीच में जो है मतलब कितने बजे ऐसा हुआ होगा। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि 2 सुइयां हैं वो एक दूसरे के ऊपर हैं, तो आप बताइए कि जो है 9 से 10 बजे के बीच में, 9 से 10 बजे ऐसा कुछ करके प्रश्न आया था, 9 से 10 बजे के बीच में दोनों सुइयां जो हैं एक दूसरे पर आ गई हैं, 0 डिग्री का कोण है उनमें, तो जो है वो टाइम कितना होगा जब ऐसा हुआ होगा। तो टाइम आपसे पूछा जा रहा है, तो उस टाइम को निकालने के लिए, यानी एग्जैक्टली टाइम निकालने के लिए कि 9 से 10 के किस बीच में, किस समय में ये हुआ होगा, तो इस फार्मूले को हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये आसान हमारे लिए। तो h/30 माइनस 5.5 m वही है, फिर से मिनट है, तो h/30 कर देंगे माइनस 5.5 m बराबर 0। तो ध्यान रखिएगा जब 0 डिग्री के कोण की बात आएगी, 0 डिग्री के अतिव्यापन की बात आएगी, तो आप ये फार्मूला भी डायरेक्टली लगा सकते हैं। इस फार्मूले को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा, इससे भी आंसर आ जाएगा, इससे जल्दी आ जाएगा। अब आते हैं, आप एक बार इन प्रश्नों को जो 0 डिग्री वाले हैं आप इनको इनसे भी करिएगा, हम आपको इससे करा दे रहे हैं। पहला प्रश्न है कि 9 से 10 बजे के बीच में घड़ी के सुइयों के मध्य 0 डिग्री कोण कब बनेगा, या दोनों सुइयां एक दूसरे पर कब होंगी। तो 9 से 10 बजे के बीच में पूछ रहा है प्रश्न में, 9 से 10 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो 9 तो क्लियर है,
9 तो क्लियर है, और 10 बजे तो हो नहीं सकता, एग्जैक्टली 10 बजे तो हो नहीं सकता ऐसा, तो 9 हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, घंटे का मान हो जाएगा, यानी एच का मान हमारा क्या हो गया, 9 हो गया, और मिनट हमें निकालना है, यानी 9 बज के कुछ मिनट पर ऐसा हो रहा होगा, तो यानी 9 बज के कुछ मिनट पर हो रहा होगा। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं, मान क्या है हमारे पास, तो एच का मान 9 है और मिनट का मान हमें निकालना है, तो एच इंटू 30 फार्मूला वही है -5.5 m बराबर 0 डिग्री, और यहाँ पे हमने एच का मान 9 रखा, 9 इंटू 30 -5.5 इंटू m बराबर 0 डिग्री, और ये 270 माइनस 5.5 m हो गया, 270 माइनस 5.5 m हो गया, और 5.5 m बराबर 270 हो गया, इसके इधर ले गए हम, या इसको इधर ले जाइए, एक ही बात है, तो m बराबर हमें 270 बटे 5.5 आ गया, और हमने इसको सॉल्व किया तो 540 बटे 11 आ गया, और 540 बटे 11 को हम 49 सही 1/11, 540 बटा 11 को हम 49 सही 1/11 लिख सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपका जो फ्रैक्शन में आता है नीचे आपका 11 आएगा, और हमें ऐसे प्रश्नों में मिक्स फ्रैक्शन ही आते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मिश्रित फ्रैक्शन आपके आते हैं ऐसे प्रश्नों में आंसर में। तो 9 घंटा 49 सही 1/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे पर होंगी। आप घड़ी में उठाइए, घड़ी को घुमा के देख भी लीजिए, आपको एग्जैक्टली लगभग यही, आज एग्जैक्टली तो नहीं आप जान पाएंगे, लेकिन लगभग इतने ही मिनट पे जो है दोनों सुइयाँ आपको बराबर दिख रही होंगी, एक दूसरे पर दिख रही होंगी। या आप घड़ी में उठा के चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही निकाला आंसर। तो 9 से 10 बजे के बीच में घड़ी के सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, दोनों सुइयाँ एक दूसरे पर कब होंगी, तो हमने इस फार्मूले का प्रयोग किया। और चूंकि 9 से 10 बजे के बीच की बात कर रहा है, तो 10 बजे तो एग्जैक्टली हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा, पहले पे ही हो सकता है, तो 9 बज के कुछ मिनट पर, तो h का मान हमें 9 मिल गया और m निकालना है, और हमने सिंपल में ही फार्मूला रखा h इंटू 30 माइनस 5.5 m बराबर 0, और इसको 0 डिग्री कोड के लिए ही फार्मूला यूज़ करना है, तो 9 इंटू 30 माइनस 5.5 m हमने यहाँ पे वैल्यू रखा, और ये हमारा m का मान, मिनट का मान 540 बटा 11 आ गया, 49 सही 1/11। इसका मतलब ये हुआ कि 9 बज के 49 सही 1/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे पर होंगी। आप देख सकते हैं ऐसे, यहाँ 9 बज रहा है, यहाँ 10 बज रहा है, तो 9 बज के 49 मिनट जब हो रहा होगा, तो जो घड़ी वाली सुई होगी 49-50, तो ये जो है लगभग ऐसा कुछ रहा होगा। तो यहाँ पे ये 9 बज रहे हैं, तो 9 बज के 49-50 मिनट के आसपास तो जो है घंटे वाली घड़ी भी 10 बजे के आसपास पहुँच रही होगी, और यहीं पे लगभग आपका जो है मिनट की भी सुई आ जाएगी। तो कुछ ऐसा केस बनेगा जो आपका आंसर आया है, तो आप घड़ी में भी खुद घुमा के भी देख सकते हैं, तो आपको यही आंसर मिलने वाला लगभग। क्योंकि ये हमेशा ऐसे प्रश्न ध्यान रखिएगा, मिश्रित ही आते हैं, और 11 नीचे रहता है, 11 नीचे हमेशा रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी के दोनों सुइयों एक दूसरे पर कब होंगी, तो 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, तो 2 से 3 बजे के बीच में पूछा है, तो फिर वही है कि 2 बज के कुछ मिनट पे ऐसा होगा, 3 बजे तो हो नहीं सकता, तो हमारा घंटे का मान पहला वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा घंटे का मान पहला वाला हो जाएगा, तो 2 बजे हो जाएगा, h इंटू 30 माइनस 5.5 m, तो 2 गुणे 30 माइनस 5.5 m, हमने इसको सॉल्व किया, m बराबर 120/11 आ गया, और 10 सही 10/11 हो गया, तो 10 सही 10/11 लिख सकते हैं 120/11 को। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 120/11 है, तो 11 एकम 11, और फिर जो है आपका जाएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, तो आप जो है उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो आप 10 सही 10/11, आप 120/11 को 10 सही 10/11 लिख सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, 11 दहियम 110, 110 और 10 120, तो 120/11 को हम इतना लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब 2 घंटा 10 सही 10/11 मिनट पे दोनों सुइयाँ जो हैं एक दूसरे पर होंगी, यानी 0 डिग्री का कोण बना रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, 7 से 8 बजे के बीच में जो है ऐसा कब होगा, तो 7 से 8 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, दोनों सुइयाँ एक दूसरे पर कब होंगी, तो सेम फार्मूला लगाते हैं, h गुणे 30 माइनस 5.5 m बराबर 0। h का मान यहाँ पे 7 हो जाएगा, इस बार 7 से 8 के बीच में पूछा है, और हमने यहाँ पे वैल्यू रखा, वैल्यू रखने के बाद हमें जो है m का मान 420/11 मिला, और 420/11 को हम 38 सही 2/11 लिख सकते हैं, 38 सही 2/11 लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो है 7 मिनट 38 सही 2/11 हमारा आंसर आ जाएगा। और हर केस में आप देख रहे हैं कि 11 ही आंसर आएगा, तो इस चीज़ को आप देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 180 डिग्री का अतिव्यापन का केस आए, अगर आपसे पूछे कि 180 डिग्री का, और 180 डिग्री का अतिव्यापन कुछ ऐसा प्रतीत होगा, यहाँ पे 3 हम मान लीजिए, यहाँ पे जो है
9 है। तो अगर कुछ ऐसा केस है तो लगभग ऐसा कुछ केस बनेगा 180 डिग्री। और फिर वही बात है कि कभी भी एकदम बराबर पे नहीं होगा, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों सुइयों के मध्य में जो है 180 डिग्री का कोण कुछ इस तरीके से बनेगा, जब सुई एकदम से पैरेलल मतलब एक समांतर एक सीधी लाइन की तरह दिखेगी तब 180 डिग्री का कोण बोला जाता है। यानी घंटे और मिनट के सुई में 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आइए ऐसे प्रश्नों को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने जो पहला फार्मूला उठाया था h/30 प्लस m/2, डिफरेंस में m/6 बराबर हम 180 कर देंगे। यहाँ पे यही फ़र्क आएगा। तो जब 180 डिग्री का अतिव्यापन निकालना रहेगा तो इस फार्मूले में बराबर 180 डिग्री इस बार कर देंगे। और जो है 9 से 10 बजे के बीच में पूछा है, 9 से 10 बजे के बीच में पूछा है, तो 9 × 30 प्लस m/2, m हमें निकालना है -6m बराबर 180, 270 हो गया, 30 × 270 m/2। और यहाँ पे 180 हमने इधर ले आए, इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस हो गया, तो 270 में से 180, और इधर 6m उधर गया तो प्लस का m हो गया, और m/2 इधर गया तो माइनस का m/2 हो गया। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, 190 आ जाएगा आपका आंसर। 270 में से 180 जाने पर 6m माइनस m/2 सॉल्व करेंगे तो हम 11m/2 आ जाएगा। और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 180/11, तो m बराबर 180/11 आ गया। और इस 16 सही 4/11 यहाँ पे मान आ जाएगा, 16 सही 4/11 मान आ जाएगा। तो 9 से 10 बजे के बीच में, 9 से 10 बजे के बीच में जो है अगर 180 डिग्री के कोण की बात करेगा तो आपको इसी फार्मूले का प्रयोग करना है। और आपसे 0 डिग्री का कोण पूछा जा चुका है, तो हो सकता है 180 का पूछ ले, तो आपको 180 के केस में पहला वाला फार्मूला लगाना है h/30 प्लस m/2 माइनस 6m बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री इस बार रख देना है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 16 सही 4/11। इसका मतलब 9:16 सही 4:11 जब बज रहे होंगे तब दोनों सुइयों के मध्य में जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये आपका जो है घड़ी का टॉपिक समाप्त होता है। अब हम कैलेंडर पे आते हैं। तो आपको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जिन लोगों ने टॉपिक पहली बार पढ़ा है तो परेशान ना हो, प्रयास करें समझने का, और वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा और प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। मैं रिकैप कर दे रहा हूँ तुरंत इसको। तो घंटे की सुई, 1 घंटे की सुई जो है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट की जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो h को हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं और m को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में m/2 ऐड कर देते हैं। तो h × 30 प्लस m/2, डिफरेंस में m/6। ये हम कब करते हैं? जब दो सुइयों के मध्य में हमें कोण निकालना होता है। और यहाँ पे जैसे 2:20 पे, तो इसमें घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में कोण कितना निकालना है, कितना होगा, तो हमें यहीं पे इसी फार्मूले में हम सिंपल सा रख देते हैं। तो हमारा जो है सॉल्व होकर आंसर आ जाता है। फिर इसके बाद हमने जो है सबसे बड़ा कोण जाना कि 180 डिग्री होता है। अगर 180 से ज़्यादा आएगा तो हम क्या करेंगे, 340 में से माइनस कर देंगे। जैसे 240 आए तो हम 360 में से 240 को माइनस कर देंगे, तो आया 120। इसका मतलब कोण एक्चुअल में 120 बना होगा, क्योंकि 180 से ज़्यादा तो बन ही नहीं सकता। फिर अतिव्यापन में हमने 0 डिग्री का कोण देखा। तो 0 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, तो इसी फार्मूले को जो हमने पहले पढ़ा था ये बराबर हम 0 डिग्री कर देंगे। नहीं तो फिर हम इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो h × 30 माइनस 5.5m बराबर 0, इसमें हम पुट कर देंगे। और जब 180 डिग्री की बात आएगी, तब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में यहाँ 0 रखा था पिछली बार, इस बार 180 रख देंगे। तो जब 180 डिग्री के अतिव्यापन की बात आएगी, या आपसे पूछेगा कि सबसे अधिकतम कोण कब बनेगा, दोनों सुइयों के मध्य में सबसे अधिकतम कोण कब बनेगा, दोनों सुइयों के मध्य में सबसे अधिकतम कोण यानी 180 डिग्री कब बनेगा, तो इस केस में बनेगा। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि कितने मिनट पर बनेगा। तो आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछा है कि 9 से 10 बजे के बीच में जो है दोनों सुइयों के मध्य में अधिकतम कोण कब बनेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 9:16 सही 4/11 मिनट पे। और इस फार्मूले का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। अब आते हैं कैलेंडर पे। और आपको जितने भी बीपीएससी टीआरई में जितने भी टॉपिक्स से आपको प्रश्न पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को आपको हम क्लियर करा देंगे। अब बहुत ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कराना संभव नहीं है, थोड़ा आप लोग भी इस चीज़ को समझिए। बाकी आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप जो है आप कहीं से भी गूगल करके भी क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तमाम आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। अब आते हैं कैलेंडर पर। कैलेंडर के लिए आपको दिन पता होना ज़रूरी होता है, दिन के बाद महीना पता होना ज़रूरी होता है, ईयर लीप ईयर की जानकारी होनी चाहिए, और साथ में सेंचुरी क्या होता है अभी हम समझते हैं इसको। अब जैसे आज का दिन है 27/6/2024। तो जब हम यहाँ ईयर वर्ष की बात करेंगे तो हम लास्ट का 2 डिजिट लेंगे तो 24 हो जाएगा। तो जब हम ईयर की बात करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट लेंगे 24, याद रखिएगा। और लीप वर्ष की जब बात करेंगे तो 24 को हम यहाँ जो लास्ट ईयर है, ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड करने पे जितना क्वोशंट आएगा, जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड किया 4 से, तो जितना भी क्वोशंट यहाँ पे आएगा तो 6 बार जा रहा है 24, और
जीरो आ गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर से हमें नहीं मतलब होता है, जितनी बार जाएगा यानी जितनी टाइम से गया है उतना हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फिर से समझ लीजिए, ईयर जब निकालेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट जो वर्ष दिया रहेगा उसका लास्ट का 2 डिजिट हमारा ईयर हो जाएगा, आखिरी 2 संख्या ईयर हो जाएगा, तो 24 हो गया। लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, तो उस दोनों डिजिट को 24, यहाँ मान लीजिए 24 है तो 24 को 4 से विभाजित कर देंगे, 4 से विभाजित करने पे हमें 6 बार हम जा सकते हैं, तो 6 बार जाने पे हमारा यानी कि 6 लीप वर्ष यहाँ पे हमें मिल जाएगा, 6 लीप वर्ष मिल जाएगा। और 4 से क्यों विभाजित करते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में जो है 4 से विभाजित होते हैं लीप ईयर्स, तो इसलिए हम यहाँ से 4 से डिवाइड कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि कितने लीप ईयर आए होंगे, तो 6 बार लीप ईयर यहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 24 में 6 लीप ईयर हमें मिल जाएगा, तो लीप ईयर का मान यहाँ पे 6 हो जाएगा। सेंचुरी क्या होता है, तो सेंचुरी जो है 2024 का सेंचुरी जब लिखना होगा तो इसको राउंड फिगर कर देना होगा लगभग में, और लगभग में हमारा 2000 हो जाएगा, तो 2024 है तो 2000 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 2075 भी है तब भी हम 2000 ही लेंगे, तो ध्यान रखिएगा 2075 भी है तो भी हम 2000 ही लेंगे। तो जो है ये ध्यान रखिएगा, सेंचुरी में हम जो है जहाँ से रिलेटेड रहता वहीं से हम लेते हैं, तो 2000 माना जाएगा सेंचुरी में। अब आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिक क्या होती है गैर लीप वर्ष के लिए, तो गैर लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं नॉन लीप ईयर में, और यहाँ पे आपको ट्रिक याद रखना है और इसी से आपके प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे जो है कुल 12 महीने हो गए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे हम एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं कोड के लिए कि मंथ का कोड क्या होगा, तो 144, 025, 036, 146। तो ये कोड याद रखिएगा, आपको याद रखना है। आप ऐसे कई बार बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे भी याद हो जाएंगी, बाकी सवाल भी लगाएंगे तो भी याद हो जाएगा। तो 144, 025, 036, 146 ये कोड होता है मंथ का, महीने का कोड होता है, जिस महीने का पूछा जाता है प्रश्न आपसे तो उसके लिए हम कोड का प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं। और एक का मान यानी जनवरी जब आएगा तो 1 लेंगे, फरवरी आएगा तो 4 लेंगे, मार्च आएगा तो 4 लेंगे, अप्रैल आएगा तो 0 लेंगे, मई आएगा तो 2 लेंगे, जून आएगा तो 5 लेंगे, जुलाई आएगा तो 0 लेंगे, अगस्त आएगा तो 3 लेंगे, सितंबर आएगा तो 6 लेंगे, अक्टूबर में 1 है तो ध्यान रखिएगा ये थोड़ा जो है मिट गया है, तो अक्टूबर में 1 माना जाता है और नवंबर में 4 माना जाता है, दिसंबर में 6। तो ये आपको 144, 025, 036 ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 3-3 के फॉर्म में याद रखना। तो 144, 025, 036, 146 ये 12 महीने के आपको कोड मिल गए। जिस महीने का दिया जाएगा उस महीने को आपको उसी हिसाब से समझना है। अभी प्रश्न को करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब आते हैं, जब लीप वर्ष रहता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो जब लीप वर्ष रहता है तो सिर्फ जनवरी और फरवरी की वैल्यू बदल जाती है, जनवरी और फरवरी की वैल्यू बदल जाएगी, जनवरी और फरवरी की वैल्यू बदल जाएगी। जनवरी में यहाँ 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस होके तो 1 था यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और 4 था तो यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा तो 3 है, बाकी सब सेम रहेगा। मार्च का 4, अप्रैल का 2, 0 सब सेम रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब लीप वर्ष पूछेगा आपसे, जब लीप वर्ष पूछेगा तो ये ध्यान रखिएगा कि लीप वर्ष में जो है आपका ये सेम 0 और 3 हो जाएगा, यहाँ पे बाकी सब सेम रहेगा, 1 कम हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 गया 3, तो जनवरी और फरवरी का 1 घट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा दिसंबर तक। अब आते हैं प्रश्नों पर। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जब आपका आंसर आएगा, मान लीजिए 1 आया, 2 आया, आपका रिमाइंडर आया मान लीजिए 1, आप जब सॉल्व करते हैं ऐसे प्रश्नों को तो हम वहाँ रिमाइंडर देखते हैं। रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट होता है भागफल, शेषफल का कॉन्सेप्ट होता है। तो रिमाइंडर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 0 आया। तो 1 आएगा तो हम संडे मानेंगे कि हमारा दिन संडे रहा होगा, 2 आएगा तो मंडे मानेंगे, 3 आएगा तो ट्यूसडे, 4 आएगा तो वेडनेसडे, 5 आएगा तो थर्सडे, 6 आएगा तो फ्राइडे और 7 आएगा तो सैटरडे। यानी 1 पर हम रविवार मानेंगे, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार, 4 पे बुधवार, 5 पे बृहस्पति या गुरुवार, 6 पे शुक्रवार, और 7 या 0 दोनों आए तो भी हम शनिवार मानेंगे। अब आते हैं सेंचुरी कोड कैसे पता करते हैं। सेंचुरी कोड पता करने के लिए हमें क्या करना रहता है, जो सेंचुरी कोड में जो है हम अब जैसे 2024 दिया गया था तो 2024 को हम क्या करेंगे, सेंचुरी बनाएंगे, तो सेंचुरी हम कितना हो जाएगा, 2000 माना जाएगा। अब 2000 माना जाएगा 2024, तो 2000 को हम 4000 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, कितने डिवाइड करेंगे, 400 से। सेंचुरी को 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करने पे अगर शेषफल 100 आता है तो कोड हमारा सेंचुरी का 4 माना जाएगा। अगर 200 आता है शेषफल तो सेंचुरी का कोड 2 माना जाएगा। 300 आता है शेषफल अगर 300 आता है डिवाइड करने पर 400 से तो 0 माना जाएगा, और जब 0 आएगा तो 6 माना जाएगा। 0 अगर आता है शेषफल तो 6 माना जाएगा। अब आप 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि शेषफल रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 400 5 बार चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, तो रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। यानी 2024 के लिए
सेंचुरी हमारा बना 2000 और सेंचुरी कोड हमारा बन गया 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब सेंचुरी कोड 2024 वाले प्रश्न के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 2000 में 2001 हो, 2 हो से लेकर 2099 तक, 2099 तक सेंचुरी कोड आपका 6 ही चलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो सेंचुरी कोड हम जो है यहाँ पे 6 निकाले इस प्रश्न के लिए, बाकी अभी और प्रश्नों के लिए भी यहाँ से ऐसे ही निकालेंगे सेम। अब आते हैं फार्मूला आपका क्या बनता है दिन निकालने के लिए। फार्मूला आपका क्या बनता है, तो डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी बटे 7। तो दिन होता है, महीना होता है, ईयर होता है, लीप ईयर होता है, सेंचुरी होता है। अब जैसे ये प्रश्न है आज का ही है 27 जून 2024, यानी आज के दिन आज के दिन कौन सा दिन होगा, तो 27 जून 2024 की बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ पे फार्मूले को देखिए। तो दिन है, दिन का है 27 है, फिर उसके बाद जून है 27 जून है, यानी 27/06 है। तो 27 जून है, 27 जून की बात करें तो जून का कोड कितना होता है, तो जून का कोड हम जो है अभी आपको बताए थे, यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से। जून का कोड कितना दिया गया, तो जून का कोड 5 दिया गया। आप इसको एक साइड में दीवार पे लगा लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। तो जून का कोड कितना है, 5 है। अब जून के कोड को हम 5 को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर प्रश्न में 27 जून 2024। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले दिन का निकाला, दिन का आया 27, मंथ का कोड कितना आ गया, जून का कोड कितना हो गया, 5 कोड हो गया। फिर उसके बाद ईयर की बात करें तो ईयर में हम आपसे क्या बताए थे, लास्ट का 2 डिजिट ले लेना है, लास्ट का 2 डिजिट यानी 24 ले लेंगे हम। उसके बाद जो है लीप ईयर, तो 24 में लीप ईयर कितने बनेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार जा रहा है मैक्सिमम कितनी बार जा रहा है, 6 बार, तो 6 हमारा लीप ईयर हो जाएगा। उसके अलावा जो है सेंचुरी कितना बनेगा, सेंचुरी, तो सेंचुरी कोड जो है 2024 के लिए हम 2000 मानेंगे, 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे और पूरी तरीके से चला गया, रिमाइंडर 0 आया है, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी हमने आपको दिखाया था, तो सेंचुरी कोड 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, जब जोड़ लेंगे सभी को तो 68/7 आ जाएगा और 7 से डिवाइड करना है। 7 से क्यों डिवाइड करना रहता है, क्योंकि ये ऑड नंबर्स को निकालने का एक तरीका होता है, 7 से डिवाइड करते हैं हम। तो 7 सभी को हम क्या करेंगे, डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर प्लस सेंचुरी, इनकी वैल्यू रखेंगे, कोड के हिसाब से 7 से डिवाइड करेंगे। अब हमने क्या किया, 7 से डिवाइड किया तो 68/7 आया, तो 7 9 63 यानी रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 5 आया, रिमाइंडर 5 आया, यानी हम इस दिन को क्या मानेंगे, थर्सडे मानेंगे या गुरुवार मानेंगे। आज आप चेक कर सकते हैं आज का दिन, तो आज का दिन आप देखेंगे गुरुवार ही है, थर्सडे ही है, बृहस्पतिवार है, तो आपका आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार। इस तरीके से आप जो है प्रश्नों के जो है आप दिन निकालते हैं कि कैसे आपको दिन निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए 5 आया, तो इसका मतलब थर्सडे है, यानी कि गुरुवार है, बृहस्पतिवार है। आइए और प्रश्नों को देखते हैं। और अगर आप पहली बार इन प्रश्नों को सॉल्व करें तो आपको प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे, जब जितना ज़्यादा आप प्रश्न सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी होती जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन क्या रहा होगा, तो 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस दिन क्या रहा होगा, तो यहाँ पे डे आपका 15 है, मंथ कोड अगस्त का 3 होता है, जाके देख लीजिएगा एक बार, तो मंथ कोड 3 होता है। ईयर आपका लास्ट का 2 डिजिट लिया जाएगा, 47 हो जाएगा। और लीप ईयर के हम क्या करेंगे, 47 को 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार मैक्सिमम जाएगा, तो 11 बार जाएगा, 12वीं बार जाएगा तो 48 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो रिमाइंडर से आपको यहाँ मतलब नहीं है, बस आपको देखना कि कितनी बार डिवाइड हो सकता है। तो 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार मैक्सिमम जा सकता है, 12वीं बार इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 बार जा सकता है, इसका मतलब लीप ईयर हो गया 11, तो लीप ईयर हो गया। अब आते हैं 1947 से सेंचुरी निकाल लेते हैं। सेंचुरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1900 कर देंगे इसको, और 1900 को हम क्या करेंगे 400 से डिवाइड कर देंगे। 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, तो 4 चौक 16, 1600 और 300 आया रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर आया 300। और जब रिमाइंडर 300 आता है तो हम सेंचुरी कोड क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। जब रिमाइंडर 300 आता है तो हम सेंचुरी कोड क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक हम बता दे रहे हैं कि जब 100 आएगा शेषफल तो 4 लेते हैं, 200 आएगा तो 2 लेते हैं, 300 आता है तो 0 लेते हैं। यहाँ 300 आया रिमाइंडर शेषफल तो 0 लेंगे, और जब 0 आता है तो 6 लेते हैं। तो पिछले प्रश्न में ऐसा था, 0 था तो 6 लिए थे, इस बार 300 आया तो हम सेंचुरी कोड क्या लेंगे, 0 लेंगे। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर दे रहे, डे हमारा 15 अगस्त है तो 15 दिन हो गया, दिन हमारा 15 मान हो गया। मंथ का कोड, अगस्त का कोड जो है 3 होता है। उसके बाद ईयर हमारा 47 हो गया, लास्ट का 2 डिजिट ले लेते हैं। फिर लीप ईयर के लिए हम 47 को 4 से डिवाइड कर देंगे, मैक्सिमम 11 बार जाएगा तो 11 हो गया, या क्वोशंट जितना आता है वही आपका लीप ईयर हो जाता है, तो लीप ईयर 11 हो गया। सेंचुरी कोड हमने 1947 था, इसको हम राउंड फिगर में 1900 पे कर दिए। जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा वहीं पे ले जाना है, तो आपको 2000 की तरफ नहीं जाना है। 1900 से लेकर
ध्यान रखिएगा 1900 से लेकर 1999 तक 1900 ही कोड लेना है, सेंचुरी के लिए 1900 ही मानना है। फिर 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 300, 4 चौक 1600 और 300 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 300 रिमाइंडर आया तो 300 रिमाइंडर आने का मतलब C बराबर 0, सेंचुरी कोड का मान 0 हो गया। अब हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया डे प्लस मंथ प्लस ईयर लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड बटे 7। डे का मान 15 है, अगस्त का मान हमें 3 मिल गया कोड से, ईयर का मान 47 है, 1947 में 47 और लीप ईयर हमारा 11 है, सेंचुरी कोड 0 है। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा 76/7 आ गया। अब 76/7 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारा जो शेषफल आया, रिमाइंडर आया वो 6 आया, और 6 का मतलब क्या है, फ्राइडे शुक्रवार है। तो यानी शुक्रवार था जिस दिन हम आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए थे, स्वतंत्रता प्राप्त किए थे, तो शुक्रवार था उस दिन। आगे बढ़ते हैं। और ऐसे आप अपने घर में जितने भी भाई बहन हैं, माता पिता, सबका आप डेट ऑफ बर्थ लिखिए, सबको चेक कर डालिए। उसके बाद फिर आप वेरीफाई कीजिए कि आपका आंसर सही है। और आपको गूगल करके भी आप पता कर सकते हैं कि इस दिन क्या रहा होगा। आप इसी फार्मूले से लगा के आराम से पता कर सकते हैं। 10 मई 1857 की क्रांति के दिन कौन सा दिन था, आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पे दिन का मान 10 है, मंथ का मान, यहाँ पे मई का मान जो कोड में देखेंगे जाके आप, तो वहाँ पे 2 मिलेगा आपको। फिर क्रांति के दिन की बात करें, क्रांति के दिन, तो क्रांति के दिन जो है 57, तो ईयर है 1857 है तो 57 हो जाएगा ईयर। लीप ईयर कितना हो जाएगा, तो 57/4, तो कितना बार जाएगा, 14 बार मैक्सिमम जाएगा, 14 चौके 56। फिर 15वीं बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 बार जाएगा, इसका मतलब लीप ईयर 14 हो गया। फिर सेंचुरी कोड 1857 के लिए हम 1800 मानेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना है इस बार, तो 4 चौक 1600, 200 रिमाइंडर आया है, शेषफल 200 आया है। जब 200 शेषफल आता है तो सेंचुरी कोड कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। अब हम इसी वैल्यू में रख देंगे, तो D + M + Y + LP, लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड बाई 7, तो 10 हो गया। मंथ का कोड 2 हो गया, ईयर का 57 हो गया, लीप ईयर 14 हो गया और सेंचुरी कोड 2 हो गया। 7 से डिवाइड कर देंगे, टोटल 85/7 आएगा। और हमने इसको सॉल्व किया तो 12×7 = 84, रिमाइंडर का मान 1 आ गया। और 1 आने का मतलब क्या हो गया, संडे या रविवार है। यानी 10 मई 1857 को जब क्रांति स्टार्ट हुई थी, 1857 की 10 मई 1857 को जब क्रांति स्टार्ट हुई थी तो उस दिन संडे था, रविवार था। 23 जून 1757 की बात कर लें, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस दिन क्या दिन रहा होगा, तो डी का मान यहाँ पे 23 है, डी का मान 23 है। और जून का मान यहाँ पे, जो जून का कोड होता है वो 5 होता है, मंथ कोड। ईयर यहाँ पे 57 है, फिर से लीप ईयर आपका फिर से 14 हो जाएगा, हमने पिछले वाले प्रश्न में निकाला है। फिर सेंचुरी कोड 1700/4 और रिमाइंडर आपका यहाँ आ गया इस बार 100। जब 100 आता है तो सेंचुरी कोड क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। 100 पे 4 लेते हैं, 200 पे 2 लेते हैं, 300 पे 0 लेते हैं और 0 पे 6 लेते हैं। तो ये तरीका होता है, आप ऐसे याद भी कर सकते हैं। तो रिमाइंडर का मान 100 आया है, तो सेंचुरी कोड यहाँ पे इस बार 4 माना जाएगा। हमने यहाँ पे वैल्यू रखा, दिन का मान 23 है, मंथ कोड है 5, 57 है ईयर और लीप ईयर है 14 और सेंचुरी कोड है 4। टोटल हमने जोड़ा तो 103/7 आया, 103/7 आया। हमने सॉल्व किया तो रिमाइंडर का मान 5 आया। इसका मतलब 5 आने का मतलब है थर्सडे या गुरुवार है। तो ध्यान रखिएगा, संडे से हम 1 मानते हैं, संडे को हम 1 मानते हैं, इसलिए हम थर्सडे को 4 नहीं मानेंगे, 5 मानते हैं। थर्सडे पर आते आते हमारा 5 हो जाता है, जैसे हमने आपको प्रश्न में दिखाया है। इसके अलावा आप जो एडवांस जिनको मैथ थोड़ा तेज है तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 से सभी को डिवाइड करके भी, अगर जो पूरी, जैसे 7 दूनी 14, ये पूरी तरीके से सॉल्व हो गया तो आप इसको हटा भी सकते हैं, बाकी और को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बाकी आप पूरा जोड़ के भी कर सकते हैं, जैसा आपका इच्छा करे, मन करे। तो 23 जून 1757। और आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब जैसे ये प्रश्न आपसे पूछा गया था 27 जून 2024 का। अब मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न होता कि 27 जनवरी 2024 को क्या दिन रहा होगा, 27 जून 2024 को क्या दिन रहा होगा। तो जनवरी का जो कोड होगा वो जो है 1 नहीं लिया जाएगा। जैसे यहाँ प्रश्न में आपको बताया गया था, जनवरी का कोड यहाँ पे जो है गैर लीप वर्ष के लिए 1 रहता है, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो यहाँ कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। सिर्फ जनवरी और फरवरी में चेंज आता है। चूँकि प्रश्न जून का पूछा गया था, 27 जून का पूछा गया था, तो इसलिए सेम ही था। जून में भी 5 है यहाँ, तो लीप ईयर्स में भी 5 ही होगा, सेम होगा, बाकी सब सेम रहेगा। फ़र्क कहाँ पे आएगा लीप ईयर्स में, तो 0 और 3, जनवरी और फरवरी में चेंज आएगा। जनवरी और फरवरी 0, 3 हो जाएंगे क्रमशः। अब आगे बढ़ते हैं। फिर 23 जून 1757 का हमने सॉल्व कर लिया, तो गुरुवार रहा इस दिन। अब फिर आप जो है इन प्रश्नों को देखिएगा, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। हमने आंसर दे दिया है, आप ट्राई कीजिएगा, कोशिश करिएगा। बाकी इसके अलावा अपने घर में जितने भी लोग हैं, जितने भी जान पहचान के दोस्त यार फ्रेंड वगैरह हैं, सबका आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकालिए, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। फिर समान वर्ष वाले
वर्ष, जिनके कैलेंडर एक समान होते हैं। तो यूपीएससी में इस बार प्रश्न पूछा गया था 2024 में, जून में पेपर हुआ था यूपीएससी का सीसेट का, वहाँ पे पूछा गया था कि वर्ष 2024 का कैलेंडर किसके समान होगा। बहुत आसान प्रश्न होता है, समझ लेते हैं कैसे करते हैं। तो वर्ष 2024 का कैलेंडर किसके समान होता है, अगर ऐसे प्रश्न आएंगे आपको, तो ऐसे प्रश्नों को निकालने का ट्रिक क्या होता है। तो 2025 पूरी संख्या लीजिए, 2025 को क्या करिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ईयर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर शेषफल 1 आता है, तो क्या करते हैं, अगर शेषफल 1 आता है तो अंतराल 6 वर्ष रहेगा, यानी 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा, 6 वर्ष बाद कैलेंडर समान होगा। तो यानी 2025 में अगर 1 आता है तो 6 वर्ष बाद कैलेंडर समान होगा। इसी प्रकार अगर शेषफल 2 आता है, किसी प्रश्न में आपको शेषफल 2 आता है डिवाइड करने पर 4 से, ईयर को, वर्ष को, पूरे वर्ष को, तो आपका 2 और 3 आएगा, तो इसका मतलब है 11 वर्ष। 11 वर्ष बाद कैलेंडर सेम होगा, 11 वर्ष बाद कैलेंडर सेम होगा। फिर 0 आता है, अगर शेषफल 0 आता है, इसका मतलब 28 वर्ष बाद कैलेंडर सेम होगा। आइए प्रश्नों को समझ लेते हैं। 2025 को 4 से डिवाइड किया, तो आप यहाँ पे रिमाइंडर 1 देख पा रहे हैं। तो रिमाइंडर 1 आने का मतलब क्या है, शेषफल 1 आने का मतलब क्या है कि 2025 का कैलेंडर अब 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, यानी 2031 का कैलेंडर जो है 2025 के सब बराबर होगा, सेम होगा। तो 2025 का कैलेंडर किसके बराबर होगा, 2031 के बराबर होगा। यही आपसे प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2025 का कैलेंडर किसके समान होगा, तो 2031 के। आपको प्रश्न का करने का ट्रिक समझ में आ गया होगा, और ये आप याद रखिएगा कि अगर 1 आता है क्षेत्रफल तो 6 वर्ष बाद सेम होगा, 2 आएगा तो 11 वर्ष बाद सेम होगा, 3 होगा तो भी 11 वर्ष बाद सेम आएगा, 0 आएगा तो 28 वर्ष बाद सेम होगा। 2020 का कैलेंडर किसके समान होगा या दोबारा रिपीट कब होगा, तो 2020 को 4 से डिवाइड किए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, रिमाइंडर का मान 0 आ जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लीप ईयर है यहाँ पे, इस वजह से। और अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 का मतलब 28 वर्ष बाद अब कैलेंडर रिपीट होगा। तो 2020 में 28 जोड़ देंगे, यानी 2048। तो 2020 का कैलेंडर किसके समान होगा, तो 2048 के समान होगा। आगे बढ़ते हैं, 2021 की बात करें तो 2021 में 21 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2021 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। सॉल्व करके देख सकते हैं, रिमाइंडर 1 आएगा, और रिमाइंडर 1 आने का मतलब है कि 6 साल बाद रिपीट होगा, प्लस 6 साल बाद रिपीट होगा। तो 2021 वाला 2027 में रिपीट करेगा। फिर 2012 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2012 कैलेंडर, तो 2012 को हमने क्या किया, जो है डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 2010 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 2012 नहीं 2010 की बात करें तो 2010 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2010 का कैलेंडर है यहाँ पे। तो 2010 का कैलेंडर को हम 4 से डिवाइड किए तो हमने रिमाइंडर आया 2। सिर्फ यहाँ पे रिमाइंडर के लिए हमने ऐसा किया है कि 2 का भी केस आपको दिखा दे। तो रिमाइंडर 2 आया, तो 2010 का कैलेंडर है, 2010 के कैलेंडर में रिमाइंडर 2 आया। रिमाइंडर 2 आने का मतलब अब 11 साल बाद रिपीट होगा, तो 2010 में 11 जोड़ देंगे 2021। तो 2021 का कैलेंडर जो है 2010 के समान होगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को करना था। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न इस बार पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पिछली बार आसान प्रश्न दे दिया गया था कैलेंडर से, सिंपली आपको निकालना था, लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। राम सुनील से 176 दिन बड़ा है, कुछ ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। राम सुनील से 176 दिन बड़ा है, यदि राम का जन्म मंगलवार को हुआ है तो सुनील का जन्म कब होगा। तो राम जो है सुनील से कितना बड़े हैं, 176 दिन बड़े हैं। अब हम यहाँ पे जो है 176 को 7 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा उतना हम ऐड करके आंसर निकालेंगे। कैसे देखते हैं, तो 176 को 7 से डिवाइड किए, रिमाइंडर आया 1। राम का जन्म मंगलवार को हुआ है, तो सुनील का मंगलवार में 1 हम जोड़ देंगे, रिमाइंडर जितना आया उतना ही जोड़ देंगे। तो रिमाइंडर 1 आया तो मंगलवार में 1 हम जोड़ देंगे, तो मंगलवार प्लस 1 बुधवार, यानी सुनील का जन्म बुधवार को हुआ होगा। आसान प्रश्न है, ऐसे ही करा जाता है, तो आप ध्यान से समझ लीजिए इसको। राम और सुनील है, राम जो है 176 बड़े हैं दिन, और 176 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ गया। और यहाँ पे हमने मंगल को पैदा हुए थे राम, तो मंगल में हमने 1 रिमाइंडर को जोड़ दिया, तो यानी सुनील कब पैदा हुए होंगे जो है, तो ये बुधवार को, मंगल प्लस 1 बुधवार को पैदा हुए होंगे। फिर अगला प्रश्न है, राजेश मयंक से 318 दिन बड़े हैं, मयंक का जन्म शुक्रवार को हुआ, तो राजेश का जन्म कब हुआ होगा। अब अगला प्रश्न है, राजेश मयंक से 318 दिन बड़े हैं, मयंक का जन्म शुक्रवार को हुआ है, तो राजेश का जन्म कब हुआ होगा। तो राजेश जो 318 दिन बड़े हैं, तो 318 को 7 से डिवाइड किए, रिमाइंडर आया 3, और राजेश शुक्रवार को हुए तो 3 इसमें ऐड कर देंगे, तो सोमवार को हो जाएंगे मयंक। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना था। तो अब मिलते हैं आपसे, अब कल आपको जो है एकलव्य क्लास, आपको एकलव्य सीरीज़ का आपको नेक्स्ट क्लास दिया जाएगा। साथ में हम वहाँ पे जो है आपको जियोग्राफी के जितने क्वेश्चंस पूछे गए उसका मैराथन लेके आएंगे आपको, और सारे के सारे प्रश्न टीआरई के होंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में आप जो है
जो आपको आज जियोग्राफी मैपिंग की क्लास ली गई है उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं आप उनको याद कर लें, तैयार कर लें। और ज़्यादा बेहतर होगा कि सामने आप मैप रखें। जब आप दीवार के सामने आप मैप लगा के रखते हैं तो वहाँ पे आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। अब जैसे मैप है, मैप के सामने यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका दिया गया है, यहाँ पे रॉकीज़ माउंटेन्स हैं। जब सामने आपको दिखेगा तो आपको याद ही हो जाएगा कि रॉकीज़ माउंटेन्स कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। ऐसे ही एंडीज़ माउंटेन कहाँ पे हैं, एंडीज़ पर्वत कहाँ पे हैं, तो जो है साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। तो ये बहुत आसानी से देखते देखते चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी।